जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेड एग्जाम में दोस्तों जितना जरूरी आपके लिए नए स्टडी मटेरियल है, उतना ही ज़्यादा जरूरी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर पे किया जाता है। क्यों सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर पे किया जाता है, पहले आपको हम यह बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेड एग्जाम होता है, वह एग्जाम आपका लैंग्वेज के बेस पे होता है। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपकी तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता कहाँ तक है दोस्तों, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि आप इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सभी ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आपको लगेगा कि सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको उसमें चेक करना होता है कि कौन सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही है, या फिर कोई ऑप्शन गलत होता है तो उसमें भी आपको लगेगा कि सभी गलत हैं, लेकिन जो सबसे कम गलत होता है उसको आपको टिक करना होता है। अब किसी क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होगा तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो लैंग्वेज समझ पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहिए। आपको इस चैनल पर सीटेड के ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड जितने भी पेपर हैं हुए हैं, सभी पेपर को वीडियो लेक्चर यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। अभी इसके पहले दोस्तों जो आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022-23, उसको हम सब कवर कर रहे थे। अब उसके साथ साथ जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ उसको भी हम सब कवर करते रहेंगे, क्योंकि इस बार आपका जो सीटेड एग्जाम होगा वह ऑफलाइन मोड होगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर सॉल्व करेंगे 20 सितंबर 2015 का। इसमें हम सब CDP को कवर कर चुके हैं, आज कवर करेंगे EVS पर्यावरण को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा, उसके साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। करें पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। दोस्तों जो पर्यावरण की प्रकृति है वह किसका समर्थन नहीं करती है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चे कम गलतियां करें, या फिर B ऑप्शन है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, या फिर C ऑप्शन है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या फिर जो D ऑप्शन है करें बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो दोस्तों इसमें देखिए नहीं पूछा गया, आपके एग्जाम में जो भी नहीं पूछे दोस्तों उसको थोड़ा सा आप टिक कर लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें किसका समर्थन नहीं करते हैं, इसका नहीं करती दोस्तों। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर, बच्चे कम गलतियाँ करें, इसका समर्थन नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों जो छोटा बालक होता है, ऐसा तो है नहीं को गलतियाँ कम करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा गलती करेगा तभी तो वो सीखेगा। इसीलिए दोस्तों जो पर्यावरण की प्रकृति होती है इसका समर्थन नहीं करती बच्चे गलतियाँ ना करें या फिर कम गलतियाँ करें। नहीं, गलती करेगा। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो अभी तो कहता है कि पहले आप प्रयास करेगा बालक, गलतियाँ करेगा तभी तो बालक सीखेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर A गलत है, तो गलत के साथ चला जाएगा। A इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षिका है जो कक्षा 4 को विद्यार्थियों को पढ़ा रही है, वह किस टॉपिक को चुना है, पौधे के बारे में। तो कुछ आपको पहले कथन दिए गए उसको समझिए, फिर आपको नीचे आंसर देना है। पहला जो है कह रहे हैं कि समूह में पत्तियों का संग्रह करना। दूसरा कह रहे हैं पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। या फिर तीसरा जो कह रहे हैं कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। कह रहे इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे फिर नहीं पूछा है, तो आपको इसमें जो गलत होगा उसको टिक करना है। इस प्रकार की गतिविधियों के लिए आप कौन सा प्रोत्साहन नहीं देंगे और कौन सा देंगे। अगर आपको पता है इस प्रकार से गतिविधियों को करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, पहले आप उसे टिक कर लीजिए। इसमें नहीं पूछा, जो नहीं होगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। कह रहे हैं जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। अब देखिए दोस्तों, आप बच्चे को रटंत विद्या की तरफ नहीं ले जाना है। NCF 2005 भी इसका विरोध करता है कि आप बालक को रटंत विद्या के जरिए नहीं सिखा सकते। तो ये ऑप्शन तभी होगा नहीं, लेकिन हम चारों ऑप्शन देखते हैं। करें बच्चे के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों को निरंतर गतिविधि में लगे रहना, या फिर बच्चे की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो इसमें जो कि आपका नहीं पूछा है, तो जो गलत होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपका A होगा। क्योंकि कह रहे हैं कि अधिक से अधिक पत्तियों का नाम याद दिला दीजिए ताकि बच्चा समझ जाए। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी बच्चे को संपूर्ण
पत्तियों का नाम या फिर कोई सी संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उनको करके सीखने के लिए प्रयोगशाला के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से इस तरीके से सिखाएंगे तो उनके दिमाग में फिट होता है। लेकिन आप जब उन्हें रटाएंगे तो वह नहीं सीख पाते। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फिर नहीं है, तो कह रहे हैं जो एक शिक्षिका है उसका विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, या फिर शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, या फिर सी ऑप्शन है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों को ध्यान केंद्रित करना, या फिर डी ऑप्शन है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नहीं पूछा तो क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी इज राइट आंसर। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों को पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं होता है दोस्तों। आप आकलन करें तो उससे बालक को समझिए कि उसकी पूर्व ज्ञान क्या है, बालक कैसे सीखता है, तो हर चीज़ पे करना पड़ेगा आपको, आकलन करें समझना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि बच्चे के कार्य कुछ मतलब कुछ बच्चों को आप ध्यान दीजिए बाकी नहीं ध्यान देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको बच्चे के सब पहलू पर ध्यान देना होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गलत के साथ चला जाएगा। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, करें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि दोस्तों क्या दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में समुदाय दोस्तों सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, बी ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, या फिर इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या फिर डी ऑप्शन है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका 100% ये क्वेश्चन सही होगा। तो इसमें जो पूछ रहा है, कह रहे हैं कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। दोस्तों कहाँ से? अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। किस 30 तारीख को बैठा 2015 को। यह ट्रेन 13:30 अहमदाबाद से छूटी। कहाँ से दोस्तों? 13:30 पे अहमदाबाद से निकले। 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुँचे। ये अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम बीच की दूरी कितना है दोस्तों? 22 से 68 किलोमीटर है। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की ट्रेन की औसत चाल आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको यह समझना है कि जैसे इसमें अगस्त कह रहे हैं, अगस्त 30 को होता है कि 31 को होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। फिर कितने घंटे लग रहा है दोस्तों, उसको आप जोड़ के इसमें भाग दे दीजिए 22 से 68 में। जब इसमें आप भाग दे देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम सब सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें टोटल आएगा आपका 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अब ये क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करने के लिए तो बोर्ड से रहेगा तभी हो पाएगा, अब यहाँ पे तो संभव नहीं है। इसलिए आप ऐसे समझिए, पहले इसकी और इसकी जैसे यहाँ पे 13:30, यहाँ दोनों का अंतर कितना हो रहा है, अंतर निकाल लीजिए। निकालने के बाद 22 से 68 में आप भाग दीजिए। जब भाग दे देंगे तो जो आएगा दोस्तों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। दोस्तों कौन? गुरप्रीत पहली बार नई दिल्ली से कहाँ गया दोस्तों? चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर नर्मदा। इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो वह नहीं पार करेगा? बाकी जो नहीं पार करेगा, बाकी जो बचेगा तो पार ही करेगा। तो इसमें दोस्तों आप अगर ध्यान देंगे तो दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए आपको गंगा नदी नहीं मिलेगी। बाकी और सारी नदियाँ मिलती हैं, लेकिन गंगा आपको कहाँ नदी मिलेगी? गंगा आपकी नदी नहीं मिली, क्योंकि गंगा दोस्तों वो यूपी में चली जाती है। और आप दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, तो फिर वो रास्ता मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यह नहीं मिलेगी। बाकी अगर गोदावरी की बात करें तो जैसे नर्मदा दोस्तों कहाँ पे है? नर्मदा मध्य प्रदेश में है, गोदावरी महाराष्ट्र में है, और जो कृष्णा है दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश की नदी है। तो इसको तो पार ही करेंगे, क्योंकि उस चेन्नई जाना है। चेन्नई जाने के लिए तो जो
रास्ते में नदी पड़ सकती है वो यही पड़ेगी, गोदावरी भी पड़ सकती है क्योंकि महाराष्ट्र हो गए जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र, गोदावरी भी, और जो कृष्णा है वह भी नदी। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। पहला है जैसलमेर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है मेघालय, चौथा है दार्जिलिंग। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता होगा, हमने अभी यह जो आपका थ्योरी क्लास लिया था उसमें भी बताया था कि हम लद्दाख को दोस्तों ठंडा रेगिस्तान के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लद्दाख। लद्दाख स्थित कहाँ है दोस्तों? लद्दाख जो है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में था, लेकिन अब इसमें जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख आपका अलग हो गया, लेकिन पहले यह कहाँ था? पहले ये आपका जम्मू कश्मीर भी पड़ता था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। करें कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है दोस्तों। क्या? उसी से ठंडा उसी से गर्म। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी, अपनी मृत्यु के समय वे थे दोस्तों। क्या थे? यह देखिए इसमें सारे चीज़ बता दिया गया है कि जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। वो कहानी उन्होंने लिखी जब उनकी मृत्यु हुई दोस्तों, वह समय क्या थे उसको आपको बताना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत के प्रधानमंत्री। जैसे कि दोस्तों इसमें आप सबको पता होगा उस समय क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वह डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों। कौन से? तीसरे राष्ट्रपति थे, और उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक चला था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और उनकी जो मृत्यु है दोस्तों राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ही हो गई थी। किस मृत्यु की डेट क्या है दोस्तों? 3 मई 1969 को हुई थी। इस समय अपने ही कार्यकाल पर ही थे। और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई कौन है दोस्तों? कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। इसमें नहीं पूछा है खाद्य संरक्षण के लिए आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, या फिर कच्चा आम अचार। तो इसमें खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं होगा, गलत है, उसको आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों अब देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो आता है थोड़ा उसके पहले में आप समझ लीजिए इसमें पूछ क्या रहा है। कहते खाद्य संरक्षण मतलब कि हम ऐसा कौन सा चीज़ है जो खाने के लिए काफ़ी दिन तक रख सकते हैं उसको आपको बताना है। जैसे आलू चिप्स है, इसे तो आप ज़्यादा दिन तक रख ही सकते हैं। अब दूध पनीर की अगर बात करें तो इसे आप रुके रहिए थोड़ा। जैसे सेब जैम की बात करें तो सेब जैम अगर हम जैम में रखते हैं वो भी दोस्तों 1 महीना 2 महीने 4 महीना आराम से चल जाता है। कच्चा आम अचार रहेगा ये भी चल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो दूध पनीर होता है इससे हम ज़्यादा दिन तक नहीं बना सकते। जैसे हमने बनाया पनीर, दूध से हमने पनीर बना लिया, दूध है, दूध को आप ज़्यादा दिन संरक्षण नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा। पनीर भी दोस्तों ज़्यादा दिन संरक्षण नहीं रख सकते। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। कह रहे हैं नीचे कुछ घरों की विशेषताएं दी गई उस पर आप विचार करना है। पहला है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। ऐसा घर कहाँ पाया जाता है? आप सबको पता ही कि हमने थ्योरी क्लास में आपको बताया है कि निचली मंजिल खिड़कियाँ नहीं होती, पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था की जाती है। जो दूसरा ऑप्शन है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें दोस्तों। सी ऑप्शन है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग दोस्तों 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर। जो डी ऑप्शन है पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें। या फिर ई ऑप्शन है लकड़ी के फर्श दोस्तों। इसमें कह रहे हैं कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों। तो इसमें कहाँ का बताना है दोस्तों? लेह और लद्दाख। अब देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आए जिसमें आपको इसी चारों पांचों में से विकल्प चुनकर आंसर देना है तो पहले आप वह विकल्प चुन लीजिए जो नहीं हो सकता। इसमें से कौन सा नहीं हो सकता? जिसे अगर आप सी देखेंगे ऐसे घर पाए कहाँ जाते हैं दोस्तों? ऐसे घर पाए जाते हैं आपके वहाँ पे जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे असम में, क्योंकि वहाँ पे 10 से 12 फुट पे घर बांस के ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब आप चारों ऑप्शन में पहले ए चेक कर लीजिए सी किस में नहीं है। जैसे इसमें देखिए सी है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बी में दोस्तों सी नहीं है, ए भी नहीं होगा। डी में सी में देखो नहीं है दोस्तों, लेकिन डी में भी है। अब देखिए पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अब ऐसे भी लगा दें क्योंकि एक आंसर हमको पता है कि यह नहीं हो सकता। इसमें से 3 में वो चीज़ है ही, बाकी एक जो बचा है वही तो आपका आंसर होगा। बाकी और लेह लद्दाख के घर की विशेषता ये होती है दोस्तों, जिसे
निचली मंजिली में कोई खिड़की नहीं होती। जाहिर सी बात है वहाँ पे पशुओं को बांधने के लिए, अनाज रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, उसमें खिड़की नहीं होती है। जो बी कह रहे हैं दोस्तों, इसकी पेड़ के तनों की लकड़ी ढालू से बनी होती है। ये भी दोस्तों वो आपके असम जो वहाँ पे घर होते हैं उसकी विशेषता है। ये भी नहीं होगा तो इसमें अब तो आपका कन्फर्म, बस थोड़ा व्याख्या आपको बता रहे हैं। और जो डी कह रहे हैं दोस्तों, पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें होती है दोस्तों। किससे? पत्थर और गारा से मोटी दीवारें बनी होती हैं और चूने से लेप किया जाता है। लेप इसलिए किया जाता है ताकि कीड़े ना लगें, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो ई करें लकड़ी के फर्श से होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। जैसे पहला कह रहे हैं कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवे के घोंसले में अंडा दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन्हीं अंडों को भी सेता है। तो बताना है वह यह पक्षी कौन सा है दोस्तों। आप सबको पता होगा, जैसे हम बताए थे कि कौवा जो होता है और घोंसला बनाता है, लेकिन कोयल जो होती है वह घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के ही घोंसले में अपना अंडा देती है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर होगा। और जो कौवे के बारे में थोड़ी जानकारी उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कौवे के बारे में आप समझिए कि यह जिस पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है वह पेड़ दोस्तों सबसे ऊंची डाली होती है। जिस पे घोंसला बनाता है उस पेड़ की बात कर रहे हैं। जैसे अगर चील की बात करें तो यह जहाँ पे अपना घोंसला बनाता है वह एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पे सबसे ऊंची डाली पे बनाता है। एरिया की बात कर रहे हैं। लेकिन कौवा जो यहाँ बनाता है अपना घोंसला वह सिर्फ उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाता है। दोनों में यही अंतर होता है, इसको आप जानते रहिए। इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, जो बीज नहीं है उसको आपको बताना है। जैसे गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। लास्ट ऑप्शन सौंफ है। तो इसमें कौन सा बीज नहीं है जो कि उसको आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे कि साबूदाना आप सबको पता होगा यह बीज में नहीं आता है, बाकी सारे बीज हैं। गेहूँ भी बीज है और काली मिर्च भी, सौंफ भी। अब बीज का मतलब यही होता है दोस्तों ना, उससे हम फिर से पेड़ को तैयार कर लें। तो गेहूं से हम गेहूं के बीज से पेड़ तैयार हो जाता है, काली मिर्च से, सौंफ से, लेकिन साबूदाना से तो नहीं होता ना। तो ये दोस्तों जो प्राप्त किया जाता है यह साइकस, किस दोस्तों, साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है दोस्तों। किस पेड़ से? साइकस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है क्या? आपका साबूदाना। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है। कहाँ पे दोस्तों? केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखे होंगे दोस्तों? कहने का तात्पर्य रेहान कहाँ की थी दोस्तों? शिमला के थी। शिमला में दोस्तों ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन वह वृक्ष जो देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। वह करें केरल में भी ऐसे वृक्ष देखे, लेकिन वह शिमला से भिन्न वृक्ष थे। उसको आपको बताना है, पहला नारियल था, सेब था, लीची था या चीड़ था। तो दोस्तों आप सबको पता होगा सबसे ज़्यादा केरल में क्या पाया जाता है? केरल में नारियल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जो देवदार वृक्ष होता है वह भी ऊंचे ऊंचे होता है और नारियल भी ऊंचा होता है, लेकिन देवदार का वृक्ष और नारियल में भिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केरल में आपके नारियल वृक्ष पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं दोस्तों। कह रहे हैं आपको ऐसा विकल्प चुनना है जिनके अंदर बीज होते हैं। पहला है आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। दोस्तों यह क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हम जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराएं, कम से कम ऑफलाइन वाले की बात करें, ऑफलाइन में कम से कम 2 या 3 में यह मिल ही गया था। सेम टू सेम यही क्वेश्चन, यही लैंग्वेज, यही ऑप्शन। तो आपको पता होगा आलू में जो दोस्तों जिसके भीतर बीज होता है, आलू में बीज नहीं होता भीतर, टमाटर में होता है, नाशपाती में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, और दोस्तों यहाँ तक करेला में भी, लेकिन प्याज में नहीं होता, खीरा में भी बीज होता है। तो जिसमें बीज होता है उसको आप चॉइस करिए। आलू पहले प्याज, जिस ऑप्शन में हो वह ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ऐसे ऑप्शन पहले चॉइस करिए। तो देखिए आलू प्याज किस में नहीं है, टमाटर, नाशपाती, भिंडी, करेला, इसमें क्या पूछ क्या रहा है दोस्तों? पहले उसके उन्हें पहचाने जिसके भीतर बीज होते हैं। तो जैसे टमाटर, नाशपाती, चीकू, इसके अंदर भी बीज होता है दोस्तों। जैसे टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। तो इस ऑप्शन नंबर सी, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा और नाशपाती और चीकू। दोस्तों अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है थोड़ा उसको आप समझ लीजिए।
कह रहा है कि कौन सा जो श्रृंखला है जिसमें पाए जाते हैं। अभी हम ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, इसमें भी पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर आपका सी भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो हमने आपको शुरू में बताया था आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जो सबसे ज़्यादा सही है। अभी बच्चे कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहला ऑप्शन पढ़ा है नाशपाती, वो टमाटर, नाशपाती और चीकू, तुरंत समझिए इसमें तो बीज होता है, यही ऑप्शन सही होगा, हम टिक कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं, आप पूरा जो विकल्प दिए होते हैं पूरा समझिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इन चारों में इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो 6 ऑप्शन दिए गए, तो 6 में 6 में अब बीज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वो क्या कहलाती हैं दोस्तों। पहला आपको ये समझना है कि जो आंध्र प्रदेश में साड़ियाँ बनाई जाती हैं वह किस नाम से जानी जाती हैं। पहले ऑप्शन जो हम समझ लेते हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी। दूसरा ऑप्शन है पोचमपल्ली और कंजीवरम, या फिर तीसरा ऑप्शन है कलमकारी और चंदेरी, या फिर डी ऑप्शन है कलमकारी या फिर कंथा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के प्रमुख जो साड़ियाँ हैं वह हैं आपके पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की प्रमुख साड़ियाँ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आपके एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है दोस्तों। ऐसा बीमारी का आपको नाम बताना है जो रुके और पानी से हो सकती है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर चेचक। तो दोस्तों इसमें आप सबको पता होगा जो कि मलेरिया है दोस्तों वह रुके हुए पानी से जल जनित रोग है दोस्तों। कैसा रोग है, मलेरिया आपका जल जनित रोग है, जहाँ पे पानी वानी इकट्ठा रहता है उसमें जो कीड़े पड़ते हैं उसी से यह बीमारी होती है, क्या, मलेरिया। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। पहला है असम बिहू, या फिर उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लवड़ी, या फिर कर्नाटक कथक दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन आपको सही है उसको आपको बताना है। जैसे कि पता होगा आपको असम दोस्तों, असम का जो फेमस फेस्टिवल है, फेमस सॉन्ग क्या है, बिहू है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, असम बिहू। जबकि भरतनाट्यम दोस्तों, भरतनाट्यम की बात करें तो यह आपका तमिलनाडु से संबंधित है। जो भरतनाट्यम यहाँ बता रहे हैं जो आपके तमिलनाडु से संबंधित है। और इसके बाद अगर हम सब लवड़ी की बात करें, लवड़ी जो आपके पुणे से संबंधित है। और जो कर्नाटक है दोस्तों, कथक है दोस्तों, कथक कहाँ से, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, असम बिहू। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि एस्किमो अपने घर पर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है दोस्तों। जो एस्किमो शिकारी होते हैं अपना घरों का निर्माण किससे करते हैं, इग्लू से, बर्फ कैसे करते हैं, जिससे हम इग्लू के नाम से जानते हैं। इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं। पहला ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते। बी ऑप्शन है बर्फ की दीवारें के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर से जाने से रोकती है। या फिर सी ऑप्शन है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। या फिर डी ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है दोस्तों। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है दोस्तों, क्योंकि यह दोस्तों सबसे सही आंसर होगा। बर्फ की जो दीवारें होती है दोस्तों उनको बीच में जो मौजूद हवा होती है अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, इसलिए वो सब बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसे हम इग्लू के नाम से जानते हैं। ये आपके इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है दोस्तों। इसमें नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। बी ऑप्शन है इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। सी ऑप्शन है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। फिर डी ऑप्शन है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें जो कि नहीं है दोस्तों, इसमें कौन सा अब इसमें आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सभी तो सही हैं। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर जो जड़ें होती हैं बरगद की पेड़ की जड़ों की बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है दोस्तों, उसकी विशेषता इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जड़ें जो भोजन का भंडारण करती हैं तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें आप मैच करें। जो सबसे देखिए ऑप्शन तो सभी सही है, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी उसको आपको क्या प्राथमिकता होगी उसको आपको बताना। पहला है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। सी ऑप्शन है
शिक्षार्थियों को समाज संस्कृत प्रोफाइल विवरण तैयार करना, या फिर डी ऑप्शन है पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो दोस्तों आप एक ईवीएस के टीचर हैं, अभी पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या आप सबसे पहले करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, शिक्षार्थियों का समाज संस्कृत प्रोफाइल विवरण तैयार करना, कि आप पहले पता करें कौन सा बालक किस क्षेत्र से आया है, किसकी क्या भाषा है, इसको आप समझेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ऐसा तो है नहीं आप ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे खड़े हो गए, आप इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश से शुरू कर दिए, हिंदी आ रहा है तो हिंदी से शुरू कर दिए, आप यह पता करने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं बालक क्या सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप पता करिए बालक कौन सी भाषा जानता है, उसकी संस्कृति क्या है, उस हिसाब से आपको पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां उससे क्या होता है उसको आपको बताना है। पहला है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, बी ऑप्शन है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, या फिर सी ऑप्शन विभिन्न अमूर्त अवधारणाएं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, फिर डी ऑप्शन है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। दोस्तों जो कविताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन हम समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए बी डी सही है, या फिर केवल सी सही है, या फिर केवल बी सही है, या फिर केवल ए और बी सही है। इसमें दोस्तों आप इसमें जो राइट आंसर होगा ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन सी आपका गलत है। ए बी और डी आपका सही है। जो कहानियाँ हैं दोस्तों ये बच्चे पर परिवेश के समृद्धि का चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम में परिवेश का प्रदान कर सकते हैं, सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। दोस्तों किसमें कक्षा 5 की बात करें, शिक्षिका के रूप में आप ईंधन को पढ़ाना है, कौन सा प्रकरण आपके लिए सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है। पहला है संदर्भ पुस्तक, पोस्टर, समाचार पत्र या फिर पाठ्य पुस्तक। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके थिंकिंग के बेस पे आपको सोचना पड़ेगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें जो कि आप ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समाचार पत्र। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है दोस्तों, समाचार पत्र। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। दोस्तों इन फोल्डर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पहला पोर्टफोलियो कहेंगे, दत्त कार्य कहेंगे, परियोजना कार्य कहेंगे, फिर घटना वृत्तांत अभिलेख कहेंगे। दोस्तों तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों जो पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो वह होता है जिसमें बच्चे का सभी रिकॉर्ड रखा जाता है, तो जब उसे अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है तो फिर वह अगले जिसे अभी आपके टीचर कोई है आपके इस क्लास में जिस क्लास में है उसमें आपका जो क्लास का मेन है या फिर HOD जिसे कहते हैं, तो उसमें आपका कोई है तो एक आपका पोर्टफोलियो तैयार करेगा। पोर्टफोलियो जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो फिर वही आपकी फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। अगला जो टीचर मिलता है दोस्तों उसे आपके बारे में हर चीज़ जानकारी आपको इसी पोर्टफोलियो से मिल जाएगी, आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर पोर्टफोलियो। कह रहे हैं कि NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ से स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण है दोस्तों। इसमें एक सुनीता अंतरिक्ष में दोस्तों चैप्टर है, कह रहे हैं उसको शामिल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है उसको आपको बताना है। पहला यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों में जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी ऑप्शन है यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, या फिर सी ऑप्शन है यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देती है, या फिर डी ऑप्शन है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो ऑप्शन पहला केवल डी सही है, ऑप्शन बी ABC सही है, फिर ऑप्शन सी ABCD सही है, या फिर ऑप्शन डी केवल ए सही है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बी आपका ए भी सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और बी सी तीनों सही हैं दोस्तों। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसिफिक भौतिक वर्णन करती है। ये इससे दोस्तों स्त्री और पुरुष का जो कहते हैं ना कि बालक बहुत ज़्यादा समझदार होता है, लड़कियां नहीं समझदार होती, बच्चे का मैथ अच्छी होती है, लड़कियों का मैथ अच्छी नहीं होती, इन सबको दूर करती है दोस्तों। यह आपका लिंग जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देती है। यह आपका तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कार्यों में अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। ऑप्शन बी प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, या फिर सी ऑप्शन है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन कारण उसमें चुन, जैसे सबसे कम प्राथमिकता वाला आपको चुनना है, जो सबसे कम है उसमें आपका एक गलत, इसमें नहीं पूछ रहा है तो नहीं आपका गलत, जो गलत के साथ चला जाएगा शिक्षार्थियों को चिंतन सीमित किया जा सकता है, तो ये आपका सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, बी ऑप्शन है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, या फिर सी ऑप्शन है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, या फिर डी ऑप्शन है सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रतिभागियों और सहभागियों और सहयोग सुनिश्चित करें। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात करें पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक, उसमें कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। चलिए हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। कह रहे हैं कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, बी ऑप्शन है यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, सी ऑप्शन है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, या फिर डी ऑप्शन है यह प्राकृतिक और समाज संस्कृत परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो इसमें जो नहीं पूछा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो दोस्तों आपका गलत पूछा, जो गलत है वो गलत चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, करें पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों के संदर्भ से जोड़ना, बी ऑप्शन है हस्तपरक क्रियाकलाप, या फिर सी ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, या फिर डी ऑप्शन है विषयानुसार उपागम। दोस्तों तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। जो एनसीएफ है किसे प्रस्तावित नहीं करती है, कह रहे तकनीकी शब्दावली से परिचित करना। इससे बाकी ये जो और ऑप्शन आप देखेंगे इन सब का वो एनसीएफ जोड़ देता है, लेकिन जो तकनीकी शब्दावली से परिचित करना है इस पे नहीं है, तो गलत के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने की ये निम्नलिखित में से कौन से कौशलों के विकास की आवश्यकता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, बी ऑप्शन है स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, सी ऑप्शन करें प्रत्येक प्रतीकों और स्केलों को मापने की समझ, डी करें स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग। तो ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, कथन दिए गए थे चार्ट है दोस्तों। पहला ऑप्शन है केवल सी सही है, ऑप्शन बी ए बी सी सही है, ऑप्शन डी केवल डी सही है, फिर ऑप्शन डी ए बी सही है। तो इसमें जो कि आपका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। ए और बी और सी तीनों सही है दोस्तों। आपका ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें फिर नहीं पूछा, उसको आपको बताना है। पहला है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, या फिर पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करने, या फिर अवलोकन मापने, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, या फिर डी ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। दोस्तों इसमें जो पूछ रहा है, कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। दोस्तों कौन सा उद्देश्य जो संबंधित नहीं है उसको आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों सिद्धांतों को रटकर याद दिलाना। दोस्तों आप उनको रटकर याद नहीं दिला सकते, उन्हें आप प्रैक्टिस कराइए, भ्रमण कराइए, प्रयोगशाला कराइए, उससे वह सीखेंगे। कोई चीज़ रटकर बालक नहीं याद कर सकता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
तो यहाँ पे हम सब दोस्तों आज आपके EVS के 30 क्वेश्चन को कवर किया, जिसमें हम सब पेडागोजी और जो आपका विषय वस्तु दोनों को कवर किया। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो और PDF उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।